नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं निबोस डिप्लोमा ID3 का बचा हुआ लेक्चर, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का कंटेंट है निबोस ID3 एलिमेंट 3। टुडे वीडियो कंटेंट इज़ फर्स्ट जो है हमको जानना है फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर वेयर फाउंड एंड इट्स कंट्रोल मेजर। उसके बाद जो है सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर यूज़ इन फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि इक्विपमेंट को कैसे सिलेक्शन करें, उनकी कैटेगरी क्या होती है, उसका मार्किंग कैसे हम समझेंगे। और उसके बाद जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस सबस्टांस, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और जोनिंग के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर कहाँ कितने समय पाया जाएगा, उसके अनुसार हम लोग जोन 0, जोन 1, जोन 2 में इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो है डस्ट एक्सप्लोजन, यानी कि डस्ट जो है एक्सप्लोजन कैसे होता है, इसके क्या मैकेनिज्म है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डस्ट पेंटागन क्या होता है। उसके बाद जो है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट एक्सप्लोजन, यानी कि डस्ट एक्सप्लोजन को कैसे प्रिवेंट करें। तो आज का वीडियो का कंटेंट हमारा यही है। तो आप अगर पूरे एंड तक देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स। तो आई होप जो है आप पूरे कंटेंट को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपको फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, यानी कि हाउ दे एराइज एंड वेयर दे कैन बी फाउंड। तो जो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है वहीं पाया जाएगा जहाँ लोडिंग अनलोडिंग होगा। कौन सा फ्लेमेबल, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। जैसे पेट्रोल को जहाँ अनलोड करेंगे वहीं वेपर बनेगा ना, जहाँ LPG को अनलोड करेंगे वहीं वेपर बनेगा। तो जहाँ भी या रिफाइनरी वगैरह में जहाँ उसको प्रोसेस किया जाता है वहाँ पे वेपर बनेगा। तो यही तो सब जगह है, तो उसी के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर पाया जा सकता है, वो है फर्स्ट आपका फिलिंग एंड अनलोडिंग, जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे क्रूड ऑयल का अनलोड हो रहा है, लोड हो रहा है, ऐसी जगहों पे। और उसके बाद डिस्पेंसिंग या डिकेंटिंग, यानी कि हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, लार्ज स्टोरेज टू स्मॉलर स्टोरेज में, ऐसे को बोलते हैं डिस्पेंसिंग या डिकेंटिंग बोलते हैं। तो ऐसी जगहों पे फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर पाया जा सकता है। उसके बाद नेचुरली ऑकरिंग, यानी कि हो सकता है कि आपको जहाँ टनल वगैरह हो वहाँ से मीथेन निकल रहा हो, बहुत सारे लैंड से भी निकलते हैं, तो ऐसी जगहों से भी निकल सकता है, नेचुरली जो पाया जाता है ज़मीन के अंदर। उसके बाद जो है क्लीनिंग एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग क्लीनिंग करते हैं तो जैसे सॉल्वेंट वगैरह का यूज़ करते हैं। पेट्रोल आप जानते हैं पेट्रोल से भी अच्छा क्लीन होता है। मैं नहीं बोल रहा कि सॉल्वेंट जो है जो कि फ्लैमेबल होता है, उससे हम लोग कोई क्लीनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर बन जाएगा। उसके बाद जो है आपका ये है कि मेंटेनेंस वर्क, यानी कि जहाँ मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, इस तरह का बॉटल्स वगैरह का, वहाँ पे एक्सप्लोजिव निकल सकते हैं जो कि फ्लेमेबल कंटेनर हो। उसके बाद स्पिलेज एंड लीकेज। स्पिलेज एंड लीकेज का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि कोई प्लांट हो, वहाँ पे पाइपलाइन कोरोजन के चलते वहाँ पे उसकी थिकनेस में कमी आ गई, लीकेज हो गया। और लीकेज होगा तो उसका वेपर, जैसे कि आपका बंसी फील्ड जो फायर हुआ था 2005 में 2005 में, वो इसी कारण हुआ था। ओवर फिलिंग के कारण जो है वो पूरा गैसोलीन बाहर आ गया था, और बाहर आने से उसका वेपर बना, और वेपर बनने से पता नहीं कहाँ से इग्निशन सोर्स उसको मिल गया और पूरे का पूरा प्लांट जल गया। तो ये है डस्ट जो है, यानी कि कंबस्टेबल डस्ट, यानी कि कोई भी ऐसा डस्ट जो जिसमें आग लग सकता है, जैसे वुड डस्ट भी हो सकता है, शुगर है, उसमें कोयले का डस्ट है, कोई भी डस्ट वो इस तरह का हो तो क्या हो सकता है, डस्ट में भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये सब जो है, ये सब फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हैं। तो इसके कंट्रोल मेजर क्या होंगे। अगर मान लेते हैं कि आपके साइट पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल्स वगैरह जो है वहाँ पे है, और वहाँ पे इस तरह का हो रहा है डिकेंटिंग वगैरह, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आपको कंट्रोल करने का यहाँ पे ऑप्शन है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई टैंक के अंदर मेंटेनेंस करना है, बहुत सारे प्रोसेस प्लांटों में टैंक में फ्लेमेबल मटेरियल रखा जाता है और उस टैंक का मेंटेनेंस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पर्जिंग कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का पर्जिंग कर देते हैं, ऐसा कोई चीज़ का पर्जिंग कर देते हैं जो इनर्ट हो। और इनर्ट कौन होता है, नाइट्रोजन जो है एक अच्छा इनर्ट है, जिससे पर्जिंग कर देते हैं। और पर्जिंग करने से क्या होता है कि जो उसका जो वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल का जो लेवल है वो आपका
लोअर फ्लेमेबल लिमिट से भी नीचे आ जाता है, जिससे कि उसमें आग पकड़ने का चांस नहीं रहता है। साथ में हम लोग वेंटिलेशन करते हैं। वेंटिलेशन में आप देखे होंगे कि हम लोग फ़ैन लगा देते हैं, ब्लोअर फैन लगा देते हैं टैंक वगैरह के अंदर में, ताकि जो है एयर का मूवमेंट जो हो वहाँ पे होता रहे और वहाँ पे जो उसका जो कंटेंट है फ्लेमेबल मटेरियल का वो बाहर निकल जाए, और बाहर निकल जाए तो आग नहीं लगेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके चलते हम लोग रोक सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करें कि इग्निशन सोर्स को भी रोक सकते हैं, जैसे कि टूल वगैरह से इग्निशन होता है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो यूज़ करने से वहाँ पे, तो वैसे टूल को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉन स्पार्किंग टूल है जिसमें कि सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं मिलेगा, नहीं वहाँ पे कोई नेट फ्लेम का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके चलते भी वहाँ पे बचाया जा सकता है। उसके बाद जो है अब इसमें एक क्वेश्चन भी राइज हो गया कि अब जो इक्विपमेंट का सिलेक्शन करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है, ये सब भी तो आपको जानना पड़ेगा ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर यूज़ इन फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, तो हम लोग हर एक जगह के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन बने हुए हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसको। तो उसमें एटेक्स क्वालिफिकेशन, एक एटेक्स जो है एक आपका ATEX एक कोडिंग किया जाता है, जिसमें ये एक क्लासिफिकेशन है। और एटेक्स का मतलब होता है AT मतलब एटमॉस्फेयर, EX का मतलब हो गया एक्सप्लोसिव, है ना। तो मतलब कि ऐसा कोई इक्विपमेंट जो कि एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर में यूज किया जाना हो तो उसको हम लोग एटेक्स में रखते हैं। और एटेक्स की जहाँ बात आती है तो इसके यूरोपियन डायरेक्टिव दो काम करते हैं। एक तो इक्विपमेंट, किस तरह का इक्विपमेंट होना चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे दो डायरेक्टिव काम करता है, 94(9) EC और 99(92) EC। तो ये बताता है कि इक्विपमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, और ये बताता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। तो दोनों को मिला के ये एटेक्स डायरेक्टिव बना, जो कि यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टिव्स है। और इस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया किसी भी इक्विपमेंट का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर वहाँ पे वेपर वगैरह हो तो वहाँ पे जोन 0, जोन 1 और जोन 2 में डिवाइड होगा। अगर वहाँ पे डस्ट हो तो जोन 20, 21, 22 इस तरह का वहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा, जोन बांटा जाएगा। अब जोन के अनुसार इक्विपमेंट का सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, क्लासिफिकेशन इक्विपमेंट है, और कैटेगरी 3 है। तो ये सारे कैटेगरीज हैं। जो कैटेगरी 1 का है वहाँ पे मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे हमेशा कंटिन्यू फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर रहता है। तो वहाँ पे कैटेगरी 1 का यूज़ करते हैं। जहाँ पे थोड़ा उससे कम रहेगा नॉर्मल ऑपरेटिंग, वहाँ पे थोड़ा मीडियम रिस्क रहेगा वहाँ कैटेगरी 2 का। और जहाँ उससे भी कम का रहेगा, यानी कि इक्विपमेंट रिलेटेड टू एरिया वेयर द एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर ओनली लाइकली अंडर द एबनॉर्मल सिचुएशन में केवल होगा, हमेशा नहीं रहता। तो ऐसे जगहों पे कैटेगरी 3 इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये कैटेगरी है। अब इसमें जो है इसमें ग्रुप कर देते हैं कि एक ग्रुप, ये तो कैटेगरी हो गया, लेकिन ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट में क्या होता है कि इसकी जो मार्किंग आगे हम लोग देखेंगे उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन एटेक्स जो है ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक, मतलब एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर के लिए इक्विपमेंट बना है जिस पे ये मार्क किया गया है। सी का मतलब हो गया कि यूरोपियन कन्फर्मिटी को ये फॉलो करता है, मतलब यूरोपियन की जो नॉर्म है वो फॉलो करता है। उसके बाद जो है इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो तरह के इक्विपमेंट होते हैं। तो ग्रुप 1 जो है वैसा इक्विपमेंट जिसको हम लोग माइंस में यूज़ करते हैं। माइंस आप समझते हैं, जिसमें हम लोग कुछ ज़मीन के अंदर से कुछ माइनिंग करते हैं, है ना, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, माइनिंग है। तो ये जो ग्रुप 1 इक्विपमेंट में आते हैं। और ग्रुप 1 इक्विपमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक M1 और एक M2, मतलब माइन 1 के लिए, माइन 2 के लिए, ये इस तरह का है। और उसके बाद जो ग्रुप 2 है उस ग्रुप 2 को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, 1, 2, 3, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो जो मैंने बता दिया कि जो ग्रुप 1 जो कैटेगरी 1 है वो मतलब कि पूरी ज़्यादातर जहाँ हाईली फ्लेमेबल हमेशा रहता है वहाँ के लिए यूज़ करते हैं। बट ग्रुप 3 जो है जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है ये जो कैटेगरी 2 है इसको भी इंट्रिंसिक आपको IBD यानी कि इंक्रीज सेफ्टी, पर्ज प्रेशराइज, अलग अलग जगहों के लिए फिर इसकी में मार्किंग किया गया। और सबसे लास्ट में जो है इस तरह से एक एटेक्स मार्किंग, इस तरह का मार्किंग होता है, एटेक्स मार्किंग।
और ये मार्किंग जो है किसी भी टूल पे हुआ है तो उसके बारे में पूरा का पूरा उसका हिस्ट्री बता देता है। आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो ये मार्किंग जो है वो आप अगर समझ गए तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उस इक्विपमेंट को कहाँ यूज़ करना है आप पूरी तरह से समझ गए। यहाँ पे इस पिक्चर से आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा एटेक्स जो मार्किंग होता है, यानी कि सी मतलब क्या हो गया, यूरोपियन कन्फर्मिटी। ओके, उसके बाद ये EX का मतलब ये हो गया कि ये एक्सप्लोसिव प्रूफ है। उसके बाद ये जो 2 है, आप सी का मतलब समझ लीजिए कि परमिटेड बाय द यूरोपियन कमिटी फॉर द इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन। और अटैक्स का मतलब हो गया कि आइडेंटिफाई फॉर पोटेंशियल अगेंस्ट द एक्सप्लोजन, यानी कि एक्सप्लोसिव में ये यूज़ कर सकते हैं। अटैक्स मार्किंग का मतलब कि ये एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर के लिए तो है। उसके बाद 2 लिखा गया है कि ये ग्रुप 1 के लिए या ग्रुप 2 के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद जो 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि वेरी हाई या नॉर्मल, ठीक है, यानी कि कौन सी कैटेगरी हो गई, जैसे मैंने बताया था आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। उसके बाद जो है ये लिखा रहेगा, इसका मतलब हो गया कि गैस और डस्ट, जी मतलब गैस और डी मतलब डस्ट, दोनों के लिए ये इक्विपमेंट बना हुआ है। सी का मतलब ये हो गया कि आप देख रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के लिए है, और भी इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, अगर कुछ लिखा हुआ तो उसके अनुसार हो सकता है। उसके बाद जो है T4 के लिए T4 लिखा है, इसका मतलब अगर T1 लिखा रहता तो इसका मतलब 450 टेम्परेचर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। T4 लिखा है, इसका मतलब है कि इसका रेंज है लगभग 135 के आसपास का इसका रेंज है, इतना सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर के अनुसार जो है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी इक्विपमेंट में इस तरह का मार्किंग लिखा हो, इसका मतलब कि आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ये इक्विपमेंट कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑयल एंड गैसों में या कहीं भी यहाँ पे एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर है, अगर आपको ये पता नहीं रहेगा और अगर नॉर्मल इक्विपमेंट अगर आप वहाँ पे यूज़ कर देते हैं तो कभी भी अगर लीकेज हुआ तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, और जब एक्सप्लोजन होगा तब समझते ही हैं क्या होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि अगर वेपर फेज एक्सप्लोजन को कैसे प्रिवेंट करें और या कैसे मिटिगेट करें, तो ये दोनों हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर कहीं वेपर बन रहा है, इस तरह का वेपर फेज हो रहा है, तो कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका यही रहता है कि पहला बात कि उसको डिजाइन स्टेज पे ही ध्यान दिया जाए कि कहाँ ऐसा कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसा हो सकता है, और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है आप उसको बेस्ट ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन के द्वारा, यानी कि वहाँ पे कैसे एलिमिनेट किया जाए इस चीज़ को, उस सबस्टांस को जो कि वेपर या डस्ट जो है वहाँ पे क्रिएट करता है, यानी कि प्रोसेस को अगर हम सेव कर दे तब भी हो जाएगा। और नहीं तो प्लांट और इक्विपमेंट जिससे उसको हैंडल करना है वो इस तरह का हो कि उसमें लीकेज होने का चांस ना हो, और वो जो है आपका सारे नेशनल और इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करता हो, जिससे कि वहाँ पे लीकेज नहीं होगा, और जब लीकेज नहीं होगा तो आग लगने की भी चांस नहीं रहेगी। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं। जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है सेम वैसे ही है यहाँ पे। और उसके बाद जो है प्लांट लेआउट ऐसा बना दें कि ताकि अगर कुछ हो भी तो ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो। जैसे कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर हो सकता है वहीं बगल में कंट्रोल रूम है, तो सारे अगर कुछ भी एक्सप्लोजन होता तो सारे कंट्रोल रूम के लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है ऐसा। और अगर कुछ ऐसा होता है तो मान लीजिए अगर आप ऐसा करना भी ज़रूरी है तो उस चीज़ को इतना मजबूत बना दीजिए कि वो एक्सप्लोजन झेल पाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रोसेस कंट्रोल आप कर सकते हैं, जैसे सेफ ऑपरेटिंग लिमिट बना सकते हैं, अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं, हाई लेवल अलार्म, इस तरह का ओवर प्रेशर अलार्म, इस तरह का आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प होगा उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट ना होने में, ठीक है। उसके बाद जो है पाइपिंग इक्विपमेंट वगैरह का इंस्पेक्शन प्रॉपर करते रहें, मेंटेनेंस करते रहें, जिससे ना लीकेज होगा और ना प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद जो है एम्प्लॉई आर प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, उसके सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए, ताकि जिससे कि वहाँ पे किसी तरह का ह्यूमन एरर होने का चांस ना हो। तो ये हो सकता है। और उसके बाद क्या हो सकता है कि जब जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है वहाँ इस तरह का डिज़ाइन किया जाए, लोकेट किया जाए,
ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। कोई अगर लीकेज होता है, स्पिल होता है, ओवरफिलिंग हो जाती है, तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो है इसको मिटिगेट करने के लिए, मतलब कि कुछ होने के बाद भी इसको मिटिगेट करने के लिए इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट ना आए, तो इसके लिए जोनिंग जो है किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन या मिटिगेशन मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन जो है हम लोग देते हैं। मतलब कि ये होने के बाद भी कुछ एक्सप्लोजन हो गया फिर भी ये ज़्यादा इसका असर ना पड़े, इसके लिए स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन दे देंगे, बैरियर्स दे देंगे, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एन एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन रिलीफ सिस्टम लगा दें, जैसे कि ब्लो आउट पैनल, ये सब लगा देते हैं, ब्रस्टिंग डिस्क लगा देते हैं, एक्सप्लोजन सप्रेशन सिस्टम लगा देते हैं। तो ये होगा, लेकिन ये मिटिगेट हो जाएगा, मतलब इसका उतना असर ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद जो है द क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस एरिया या जोनिंग, हम लोग तो इसके पहले भी जान चुके थे कि जोन 0, जोन 1, जोन 2, इसके पहले भी पढ़ चुके थे। तो इसमें भी वही होगा, जो क्लासिफिकेशन होगा, जोन 0 होगा, जोन 1, जोन 2। जोन 0 मतलब आप समझते ही हैं, जहाँ पे ज़्यादा समय कंटिन्यूसली प्रेजेंट हो, जहाँ ज़्यादा हो, उससे कम हो, अनलाइक नॉट लाइकली हो, कभी कभी एबनॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग जोन 2 बोलते हैं। और अगर आप इस तरह समझना चाहें कि अगर 1000 आवर्स पर ईयर रहता है तो जोन 1, उसके बाद आप जोन 0 और जोन 1 के लिए आपको इससे लेस होना है, और 10 आवर्स पर ईयर इससे लेस होना है जोन 2 के लिए। तो ये कुछ एक बाउंड्री दिया गया है जिसको आपको हेल्प होगा। हम लोगों ने देख चुके थे वहाँ पे कि जब हम कैटेगरी 1 भी, जब कैटेगरी 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, उसमें भी कुछ सब कैटेगरी किया गया था। जैसे कि आपको आइए जहाँ लिखा होगा, इसका मतलब इंडिजिकली सेफ है, EXX मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट बना है। जोन 1 में कैटेगरी 2 का यूज़ करते हैं, और कैटेगरी 2 जो है यूज़ करते हैं वहाँ पे अगर D लिखा है, इसका मतलब कि फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर है इसका, P मतलब प्रेशराइज्ड है ना, और Q लिखा मतलब पावर फिलिंग है, इस तरह का देख रहे हैं। जोन 2 में जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो कैटेगरी 3 का होगा, मैंने पहले ही आपको बताया, और वहाँ पे N लिखा है, उसका मतलब है कि नॉन इलेक्ट्रिकल है। तो अब आप समझ ही रहे हैं कि जो इक्विपमेंट के क्लासिफिकेशन है वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हर जोन के लिए अलग अलग खतरे हैं, और उसके अनुसार इक्विपमेंट का ये सिलेक्शन अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये सब जो इस तरह का जो प्रॉब्लम हुआ है वो कहीं ना कहीं हजार्डस सब फ्लेमेबल मटेरियल को हैंडल हम लोग कर रहे थे, और सही से वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं था, जिसके चलते एक ही झटके में पूरा का पूरा प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम लोगों ने फ्लेमेबल गैस के बारे में देखा, मतलब जोनिंग के बारे में देखा। उसमें एक चीज़ हम लोगों ने जाना था कि डस्ट क्या हो, मतलब फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव डस्ट। डस्ट मतलब डस्ट से भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि डस्ट एक्सप्लोजन आपको मैकेनिज्म ऑफ डस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है। तो डस्ट एक्सप्लोजन क्या होता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो जानते हैं, कंबस्टेबल मटेरियल कोई भी है जिसमें आग पकड़ सकता है, जैसे कि चाहे वुड का ही हो कि उसमें आग पकड़ लेता है, कोयले का हो, चीनी के छोटे छोटे कण हो, चीनी में भी आग पकड़ता है, या कोई भी ऐसा मतलब कि डस्ट हो जिसमें आग पकड़ सकता है। अगर एयर में पूरी तरह से ये डिस्पर्स, जैसे आप देखे होंगे, डस्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बॉयलर वगैरह में क्या करते हैं ना, कोयले को पीस के मतलब कि पाउडर बना के और स्प्रे करते हैं और आग लगाते हैं, कोयला बहुत अच्छे से जलता है। तो वो कोयला ऐसे डायरेक्टली अच्छा से नहीं जलेगा, लेकिन वैसे दे दिए तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, उसमें एयर और उसका मिक्स बढ़िया से हो गया, तो अब पूरा आग पकड़ेगा और उसकी पूरी कैलोरीफिक वैल्यू वहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो ये जो होता है डस्ट, और डस्ट अगर इस तरह से एटमॉस्फेयर में हो तो काफ़ी हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो आइए समझते हैं कि डस्ट पेंटागन, ठीक है। डस्ट पेंटागन क्या होता है, तो इसमें 5 चीज़ें होती हैं। ये है डस्ट पेंटागन, और डस्ट पेंटागन में आप देख रहे हैं कि 5 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हीट, आप जानते हैं कि फायर तब तक नहीं होगा जब तक क्या होगा, हीट नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी आग नहीं पकड़ेगा, और एक फ्यूल। ये हम लोग 3 चीज़ें पढ़ चुके थे, फायर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्सप्लोजन होने के लिए, ब्लास्ट होने के लिए उसका कन्फाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि वो चीज़ घेरा होना चाहिए। जैसे ओपन एरिया में ब्लास्ट नहीं होता है,
जो और डस्ट जो है वहाँ पे ब्लास्ट नहीं करेगा, मतलब एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो वहाँ पे कन्फाइनमेंट होना जरूरी है। कन्फाइनमेंट का मतलब हो गया घेराव थोड़ा होना चाहिए। उसके बाद जो है जो डस्ट है वो एक जगह पे रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगा, इसका डिस्पर्शन होना चाहिए। डिस्पर्शन होने का मतलब ये है कि चारों तरफ फैला होना चाहिए। अगर ये फैला हुआ है और ये पांचों चीज़ है, मतलब कभी भी वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है। जैसे फायर के लिए 3 चीज़ बताया था, वैसे ही यहाँ पे इसका पेंटागन है, उसका ट्रायंगल था और इसका पेंटागन है। तो ये पेंटागन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो आप अगर आपके अगर वर्क प्लेस पे अगर ये पांचों चीज़ मिल रहा है, यानी कि आप अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डस्ट एक्सप्लोजन क्या होता है। तो कोई भी कंबस्टेबल डस्ट इग्नाइट, देयर आर ऑफ्टन 2 एक्सप्लोजन नोन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। तो डस्ट एक्सप्लोजन जो है, फर्स्ट एक्सप्लोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और जब इस तरह का होता है तो जब एक एक्सप्लोजन होगा ना, तो सारे जो स्ट्रक्चर वगैरह पे जो डस्ट होंगे वो क्या होगा, जब वाइब्रेशन से पूरा गिरेगा नीचे में, और जब गिरने के बाद तब सेकेंडरी एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। और सेकेंडरी एक्सप्लोजन बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार वाइब्रेशन होने से पूरा डस्ट जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर बैठा था वो पूरा गिरेगा। जब गिरेगा तो पूरा का पूरा डस्ट हो जाएगा और एकदम बड़ा सा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जैसे होता क्या है कि जैसे स्ट्रक्चर वगैरह पे इस तरह का देख रहे हैं कि डस्ट सेटल हो जाता है, और डस्ट जब सेटल होता है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्टर्ब हुआ तो सेटल डस्ट जो है वो एक क्लाउड बन जाता है। और क्लाउड बनने से क्या होता है, जैसे ही फ्लेम मिला तो वो क्या होता है, डस्ट क्लाउड जो है इग्नाइट हो जाता है, उसमें आग लग जाता है। तो ये है कुछ आपका अब ये डस्ट एक्सप्लोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो अगर आप पेंटागन याद हो तो उसी पेंटागन पे तो या तो फ्यूल हटा दो, पांचों में से कोई एक हटा दो तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। फायर होगा लेकिन एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो पांचों में से कोई अगर ज़्यादा हटा सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यही है, यानी कि डस्ट जो है आप बनने ही मत दो। सबसे पहली बात तो डस्ट को कहीं इकट्ठा होने मत दो, डस्ट बनने मत दो। उसके इग्निशन सोर्स को कंट्रोल करो, वहाँ पे कन्फाइंड का कंट्रोल कर सकते हो, डिस्पर्शन कंट्रोल कर सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। और इनर्टिंग कर दे, जिससे डस्ट बन सकता है उसी को रोक दीजिए, है ना। इनर्टिंग कर सकते हैं। इनर्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा चीज़ जो है वहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को लगा दें जिसमें वो एयर नहीं मिलेगा, और एयर नहीं मिलने से क्या होगा, वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद जो है जैसे आप कोई केमिकल पाउडर वगैरह है और उसको फिलअप किया जा रहा है, फिलअप करने से डस्ट बनेगा। तो वहाँ पे जैसे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे नाइट्रोजन की सप्लाई दे दीजिए। यहाँ पे ऊपर में जो बनेगा वो क्या होगा, डस्ट बन सकता है, जो चूँकि हम लोग केमिकल पाउडर डाल रहे हैं और फ्लेमेबल है। तो हजार्डस एटमॉस्फेयर जो है ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सप्लाई जब उसमें कर देंगे तो ऊपर में एयर और जो पाउडर है उसका मिक्सचर नहीं होगा। जब मिक्सचर नहीं होगा तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है करने का। कंट्रोल ऑफ इग्निशन सोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट डिजाइन एंड कंट्रोल आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप जहाँ इस तरह के लार्ज वॉल्यूम ऑफ डस्ट इकट्ठा ना हो, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन से इसको कंट्रोल कर लीजिए। हाई अलार्म अगर उस तरह कुछ हो रहा है तो कर लीजिए। मिटिगेशन ऑफ डस्ट एक्सप्लोजन कर सकते हैं, यानी गुड हाउसकीपिंग अगर आप करवाते हैं तो डस्ट वगैरह इकट्ठे नहीं होंगे, कहीं इस तरह का नहीं होंगे। और जब इस तरह का नहीं होगा तो फिर वहाँ आग, मतलब कि डस्ट एक्सप्लोजन होने का भी चांस नहीं रहेगा। एक्सप्लोजन रिलीफ वेंटिंग कर दीजिए, यानी कि इस तरह का आप देख रहे हैं जैसा कि इस फोटो में, मतलब अगर कुछ एक्सप्लोजन हुआ भी तो इस तरह का कुछ वहाँ पे डिस्क या कुछ वेंटिंग होना चाहिए कि पूरा घर को वो न उड़ा दे, वहाँ से वेंटिंग हो जाए, यानी कि बाहर निकल जाए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक्सप्लोजन सप्रेशन एंड कंटेनमेंट कर सकते हैं। प्लांट साइटिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है एक सही जगह पे भी कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से डिजाइन करके। और इस तरह से जो है हम लोग
इंटरकनेक्टेड प्लांट जो है, अगर दो तरह का जैसे डस्ट वगैरह के लिए कंट्रोल करने के लिए रोटरी वाल्व वगैरह लगा सकते हैं, स्क्रू कन्वेयर का यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोजन आइसोलेशन वाल्व का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक पार्ट में हुआ तो दूसरे पार्ट में ये नहीं फैलेगा। तो ये क्या है कि चूँकि इतना पावरफुल होता है, जिसे देख रहे हैं इसके केसिंग वगैरह, कि अगर कुछ ऐसा एक्सप्लोजन आता है तो नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जाएगा, वहाँ पे ये कंट्रोल हो जाएगा। तो आई होप जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये पूरा लेक्चर और समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।